हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रयोग कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट में हाइपोवॉल्यूमिया एंड हाइपोक्सिया। ठीक है, एक मिनट में रिकॉल करा देता हूँ। हाइपोवॉल्यूमिया पे पूरा डिस्कशन हो गया, क्या रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करना है और कैसे वो कार्डियक अरेस्ट कर देता है। हाइपोवॉल्यूमिया होता है, फिर शॉक होता है हाइपोवॉल्यूमिक। शॉक अगर परसिस्टेंट बना रहता है, लॉस चलता रहता है कंटिन्यू, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एक बहुत ही सिंपल सी सीक्वेंस है। एक नर्सिंग स्टाफ के नाते आपको एक समझ भी होनी चाहिए कि कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है, कहीं आप देख रहे हो, तो आपको पता चलना चाहिए यार ये अगर ज़्यादा देर तक इसको बेचारे को अगर हॉस्पिटल नहीं लेगा और ये ब्लड लॉस होता रहा, तो अल्टीमेटली ये पहले शॉक में जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और अगर तब भी इसको कहीं प्राइमरी इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, ब्लीडिंग को नहीं रोका गया, तो अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट होकर के उसकी डेथ हो सकती है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो कार्डियक अरेस्ट सीपीआर वो हम पढ़ चुके हैं। एक कॉज हो गया था हाइपोवॉल्यूमिया। अब जो दूसरा कॉज था हाइपोक्सिया, उसको मैंने आपको डिटेल में बताया, बिकॉज हाइपोक्सिया अपने आप में फंडामेंटल का टॉपिक है। एमएसएन में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हाइपोक्सिया में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल हैं, और नए सवाल बनेंगे वो इस टॉपिक में से बनेंगे। आप उनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे तो हम रिजल्ट दे पाएंगे नॉरसेट में। ऐसा नहीं कि साहब वहाँ जो पुराने क्वेश्चन को रट के जाओ फिर सोचो कि देख लेंगे कौन सा नया आएगा, तो कैसे करोगे? नए क्वेश्चन को नहीं कर सकते। हाइपोक्सिया में ही मैंने आपको फिर टाइप्स के बाद में बताया था कि उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन दो अलग अलग चीज है। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा का आना जाना, और वेंटिलेशन को मेजर करने का केवल एक ही तरीका है, मिनट वेंटिलेशन, जो एमवी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना। तो ऑक्सीजनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में। आपके ऐप में है वो क्लास, तो अगर नहीं पढ़ी है तो पहले वो क्लास भी पढ़ लेना। वैसे तो आप टाइम से पढ़ते जा रहे होंगे क्योंकि एग्जाम में दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी भी डेट आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि क्लासेज इकट्ठी होती जा रही हैं और आप अपने यहाँ हाँ देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, क्लासेस तो हैं ही, कहाँ जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपकी उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो मैं उसको सॉल्व करता जाऊँगा। तो हाथ की याद पढ़ो, हाथ की याद क्वेश्चन आंसर करो, जो गाइड है उनको प्रैक्टिस करो। बाकी अच्छे क्वेश्चन अपन आपको देते रहेंगे। लाइव सेशन में भी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और टेस्ट सीरीज भी चालू हो जाएगी। अच्छा, एक खुशखबरी ये है, आप सबको पता चल गया होगा 1 सितंबर से कोचिंग स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस भी। कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के पैकेज लिए हुए हैं, जो अभी तक सिर्फ इसलिए ऑनलाइन ले रहे थे कि पता ही नहीं है ऑफलाइन खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, कब खुलेंगी। तो बच्चों अभी भी अच्छा खासा टाइम है। जो 1 सितंबर से एम्स की डेट आने तक का जो टाइम है, उस टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मेरी, अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखोगे ना, तो मैंने किसी भी इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लासेस लगाई हैं, तो 5-7 दिन में भी मैंने जो जो चीज़ें रिवाइज कराई है ना क्विकली, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस, ऐसे नहीं क्वेश्चन आंसर हटा दिए। कभी मैंने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं कराई, कभी। क्योंकि एक टॉपिक में तो 50 सवाल बनते हैं, आपने अगर एक टॉपिक को अच्छे से ही समझ लिया तो 50 क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे, और मैं ऐसे रटाने बैठा तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं ही नहीं करवा पाऊंगा और आपको उसमें से 5 भी याद नहीं रहेंगे। तो वो तरीका इफेक्टिव नहीं। लेकिन हाँ, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कैसे भी पूछ ले, घुमा के पूछ ले, सीधा सीधा पूछ ले, उल्टा पूछ ले, आप बता दोगे। तो कोशिश करो कि ऑफलाइन का बैच मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा और उसमें आप ज्वाइन कर पाए। फीस आपकी जो ऑनलाइन में थी वो भी काम आएगी, चिंता नहीं करना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन दो अलग अलग चीज़ें थी। ऑक्सीजनेशन मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस से हम ऑक्सीजनेशन बेटर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है बच्चों, ये मैंने लास्ट क्लास में ले चुका हूँ इसलिए लिख नहीं रहा है ना, तो बस रिवाइज करा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ लिया था, अब तक आपने क्या क्या देखा। तो ऑक्सीजनेशन का मतलब था कि हमने उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जहां से हम सांस ले रहे हैं, मतलब नाक और मुंह के आसपास हमने ऑक्सीजन बढ़ा दी थी। कैसे कैसे? नेजल प्रोंग से बढ़ाई थी, मैंने दिखा दिया। मास्क आपको दिखा दिए, सब तरह के उनकी मैकेनिज्म मैंने बता दी, पार्शियल डीप ब्रीदिंग, नॉन डीप ब्रीदिंग, वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क दिखाई नहीं है लेकिन अच्छे से बता दिया कि उसमें FiO2 फिक्स रहती है ना। वेंचुरी मास्क में आप बेटर कंट्रोल ऑफ FiO2 कर सकते हो। तो आपने FiO2 तो बढ़ा दी है, लेकिन पेशेंट खुद से ही सांस ले रहा है अभी तक,
इसको ऐसे समझ लो। मैं एक बार बता ही देता हूँ क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा और नई क्लास भी वहीं से शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो जो हाइपोक्सिया के लिए हमें ट्रीटमेंट, दो ऑप्शन जो मैंने आपको बताए थे हाइपोक्सिया के लिए, हाइपोक्सिया ट्रीटमेंट के लिए, वो थे, एक तो था ऑक्सीजनेशन और दूसरा था वेंटिलेशन। हाँ यहाँ तक देख रहा है, देखो, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब बहुत अच्छे से समझा दिया, हवा का आना जाना वेंटिलेशन होता है। मकान के लिए भी बोलते हैं वेंटिलेशन अच्छा है कि नहीं है, गली कंजेस्टेड होती है तो वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, घर में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, खिड़कियां दरवाजे नहीं है तो वेंटिलेशन खराब है, मतलब सीधा सीधा हवा का आना जाना। ऑक्सीजनेशन सिर्फ आप तब कर रहे हो जब पेशेंट खुद से सांस ले रहा है, पेशेंट खुद सांस ले रहा है। अब वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग हो, टैकिपनिया भी हो सकता है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, लेकिन पेशेंट खुद से सांस ले रहा है और आपने सिर्फ क्या किया है, एड ऑन कर दिया है ऑक्सीजन, एड ऑन ऑक्सीजन। इसका मतलब आपने जो FiO2 पहले 21% ही थी वातावरण की, एनवायरनमेंट की, उसको आपने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है ये डिपेंड करता है किस पर। अगर नेजल प्रोंक है तो आप 40% तक ही दे सकते हो, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, सब पढ़ाया हुआ है, जरूर पढ़ लेना लास्ट क्लास में। आप अगर मास्क दे रहे हो तो सिंपल मास्क है तो 60% तक FiO2 बढ़ा सकते हो। उसके बाद में आपने नॉन रीब्रीदिंग में भी पार्शियल रीब्रीदिंग और नॉन रीब्रीदिंग मास्क लगाए, तो जो नॉन रीब्रीदिंग मास्क होता है मैं दिखा चुका हूँ आपको, वो मैक्सिमम 98% से 100% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। FiO2 तो आपने 100% तक कर सकते हो, लेकिन वो कितना इफेक्टिवली सांस ले रहा है मरीज, भाई पेशेंट खुद से ही सांस ले रहा है, आपने वेंटिलेटर नहीं लगाया, आपने बाईपेप नहीं लगाया, आपने अम्बू भी नहीं दिया, तो मरीज खुद से ही सांस ले रहा है। जितना भी वो टाइडल वॉल्यूम ले रहा है, उस टाइडल वॉल्यूम में मात्रा आपने ऑक्सीजन की बढ़ा दी। सीधी सी बात, अभी मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ तो मैं 21% पे सांस ले रहा हूँ, मैं जो सांस ले रहा हूँ अंदर उसमें ऑक्सीजन 21% है और जो छोड़ रहा हूँ उसमें 16% है। अब अगर मेरे सामने कोई मास्क रख दे, मेरे मुंह पे मास्क लगा दे, सिंपल मास्क जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें कोई ऑक्सीजन खोल दे 15 लीटर, तो मेरे सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, तो मेरी जो FiO2 है जो मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, अब उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि हवा के साथ में वो जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा जाएगी। अभी तो नॉर्मल एयर है मेरे सामने, जब ऑक्सीजन मैं मास्क से चालू कर दूंगा तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी, तो वो केवल और केवल FiO2 को बढ़ा सकती है, ऑक्सीजन की मात्रा को, वो टाइडल वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते, सीधी सीधी बात। तो पहली कंडीशन ये क्या किया आपने, पेशेंट इसमें खुद से सांस ले रहा है। दूसरी बात, यू कैन नॉट, बहुत ही प्रिंसिपल वाली, कॉन्सेप्ट वाली बेसिक बात है, यू कैन नॉट चेंज या ऑल्टर किसको, टाइडल वॉल्यूम। शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है सुनो, यू कैन नॉट चेंज या ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब बदलना, बदलाव लाना, किसमें, टाइडल वॉल्यूम में। क्यों बच्चों, क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि आपने सिर्फ ऑक्सीजन ही तो ज्यादा दे दिया, ले ऑक्सीजन फैला दी मैंने चारों तरफ, मतलब मुंह की चारों तरफ, अब वो जो सांस लेगा उसमें ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, लेकिन टाइडल वॉल्यूम का मतलब तो जितनी एयर अंदर लेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स पर। जो क्लास समझने वाली होती है ना, उस पर क्लास को बीच में मत छोड़ा करो। जो ऐप पर आप देखते हो तो ऐसे नहीं कि आधी देख ली और फिर चलेगा, उससे आपका फ्लो टूटेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट को समझा करो। आप जब सांस खुद से ले रहे हो ना, तो वो उस पेशेंट के एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा कि उसके कितने अच्छे एफर्ट्स हैं, ब्रीदिंग एफर्ट्स, जिससे वो सांस ले रहा है। अगर वो अच्छे एफर्ट्स हैं पेशेंट के, 500 ml का टाइडल वॉल्यूम वो जनरेट कर पा रहा है, तो वो 500 ml का टाइडल वॉल्यूम जनरेट करेगा। उस टाइडल वॉल्यूम में पहले जहां 21% ही ऑक्सीजन जा रही थी, अब वहां पर मान लो 50% ऑक्सीजन जाने लग जाएगी।
तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होगी लंग्स के अंदर। अब लंग्स की हालत कैसी है, फेफड़ों में निमोनिया हो रखा है या न्यूमोथोरैक्स हो रखा है या प्लूरल इफ्यूजन है अगर उसको, तो क्या वो उतनी ऑक्सीजन को पूरी यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फेफड़े का कुछ हिस्सा काम का नहीं रहा, जो बीमार हो गया, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में है, जो खराब हिस्सा है, जो बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहा है लंग्स का हिस्सा, वो उस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकता। एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं कि टाइडल वॉल्यूम और FiO2 का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एक आदमी, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद शॉर्ट में बताया था, 500 ml टाइडल वॉल्यूम ले रहा है, इसमें 20% ऑक्सीजन है, तो 20/100 करा था अपन ने, तो ये आ गया था 0 से 0 0 से 0, ये आ गया था 100 ml ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में अंदर जा रही थी। अब आपने ये 500 को बढ़ाया नहीं, क्योंकि आपने केवल और केवल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई है, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मरीज को ज्यादा टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो, आपने कोई हेल्प ऐसी नहीं करी उसकी। तो अब अगर आपने उसका 50% कर दिया FiO2, किससे? किसी भी मतलब मास्क से कर दिया, वेंचुरी मास्क से कर दिया या सिंपल मास्क से कर दिया, अगर आप उसको 50% FiO2 दे रहे हो, तो टाइडल वॉल्यूम अभी भी उतना ही रहेगा, आपने टाइडल वॉल्यूम नहीं बदला, क्योंकि आपने सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई। लेकिन उसको ऑक्सीजन कितनी जाएगी? देखो, 500 इंटू 50% है आपकी बार में, 50/100, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, आपकी बार जाएगी उसको बच्चों 250 ml ऑक्सीजन। देखो कितनी इजी बात है, अगर आप समझ जाओ तो। इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं है। टाइडल वॉल्यूम जो था पहले भी 500 ml था, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम था। ये 20 क्या थी? ये FiO2 थी। FiO2 21 को मैंने 20 मान लिया। अभी भी देखो जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml ही है, लेकिन ये जो FiO2 है वो बढ़ करके हमने कितनी कर दी है? 50% कर दी है। तो अब पहले उसको जा रही थी 100 ml ऑक्सीजन, 500 ml हवा में ऑक्सीजन 100 ml ही थी। अब की बार 500 ml हवा में 250 ml केवल और केवल ऑक्सीजन है। भाई वैसे देखा जाए तो 50% FiO2 का मतलब है कि उस एयर के अंदर 50% अकेली ऑक्सीजन है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई 500 ml टाइडल वॉल्यूम ले रहा हो और उसके अंदर 50% FiO2 है, इसका मतलब 500 ml में 250 ml केवल और केवल ऑक्सीजन है 50%, और बाकी गैसेज जो है, नाइट्रोजन, बाकी जितनी भी गैसेज थी वो कितनी है? बाकी के 50% में। यानी कि जितनी FiO2 है उतनी ही ऑक्सीजन। अगर मैं FiO2 100 कर दूं, 100% FiO2 का मतलब क्या हो गया? जितनी भी एयर आप दे रहे हो टाइडल वॉल्यूम में, वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन है, बस। 100% मार्क्स का मतलब 500 में से 500 नंबर आ गए। 100% इसका मतलब 500 ml वॉल्यूम में 500 की 500 ml क्या है? ऑक्सीजन। फॉर्मूले से भी अगर आप करो तो यहाँ 50 की जगह 100 हो जाएगा, 100/100 1, यानी कि ये सीधा सीधा 500 ml आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अब आप जो ऑक्सीजन दे रहे हो वो 500 ml ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचा रहे हो, ये ध्यान रखना, समझते जाना। आपने इस ऑक्सीजनेशन से क्या कर दिया? फेफड़ों तक पहुंचा दिया। अब फेफड़े कितनी इस्तेमाल कर पाते हैं वो उनकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। फेफड़े बिल्कुल हेल्दी हैं तो अच्छे से यूटिलाइज कर देंगे, 25% ही फेफड़े खराब हैं तो 75% यूज कर लेंगे, 50% फेफड़े खराब हो गए हैं तो 50% ऑक्सीजन यूज कर पाएंगे। अब कोविड जैसी कंडीशन में तो क्या हो रहा था? फेफड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाते थे, 90% फेफड़े खराब हो गए तो केवल 10% ही टिश्यू बचता था। तो वो डिपेंड करेगा कितनी ऑक्सीजन यूज कर पाता है। लेकिन आपने अपना काम क्या कर दिया कि FiO2 बढ़ा दी और ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों तक आपने ज्यादा पहुंचा दी। लेकिन आप क्या चीज नहीं कर सके? टाइडल वॉल्यूम को आप छेड़ नहीं सके। सपोज किसी कंडीशन में अगर पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम वो 300 ml ही ले रहा हो, अभी तक हम 500 ml से कैलकुलेशन कर रहे थे ना, अब मान लो कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, वीकनेस होती जा रही है, वीकनेस होती जा रही है, GBS हो गया, GBS में असेंडिंग पैरालिसिस होता है, डायफ्राम पे असर आ गया, अब वो बहुत कम टाइडल वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है
कि पहले स्मॉल मसल्स होती हैं वो फटीग होती है, फिर धीरे धीरे एग्रीवेट होकर के वो डायफ्राम को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसको माइस्थेनिया क्राइसिस बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो गई या किसी भी और कारण से वो, अगर जैसे सर्वाइकल इंजरी हो गई और फ्रेनिक नर्व किसी की डैमेज हो गई, ये जितने भी मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं यहाँ खड़े होने के बाद में एक भी चीज ऐसी नहीं बोलता हूँ जिस पर आपका सवाल ना बनता हो, और मैं बहुत इजी चीजों को बार बार रिपीट नहीं करता, याद रखना। मैं केवल उन चीजों को रिपीट करता हूँ जो एवरेज स्टूडेंट ने बहुत कम पढ़ी है, सुनी है या उनको समझा है, तो मैं उनको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए, दिमाग में छप जाए कि यार सर ने इतना जबरदस्त समझा दिया, अब तो मैं भूलना चाहूँ तो भी भूल नहीं सकता, ये हालत हो जाए, इसलिए मैं उनको बार बार रिवाइज करता हूँ। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम की सप्लाई होती है, ये फंडामेंटल का या एनाटमी का क्वेश्चन मान लो, आप एनाटमी का मान लो, चलो, है ना। डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। जब रेगुलर बैच चलता है तो मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूँ कि साहब डायफ्राम स्पेलिंग PHRAGM होती है, फ्रेनिक में भी PHRANIC होती है, यानी कि फ्रेम कॉमन होता है, डायफ्राम फ्रेनिक, फ्रेनिक डायफ्राम, फ्रेम फ्राम, फ्रेम फ्राम, तो वो फ्रेनिक नर्व उसकी सप्लाई होती है, नाम कॉमन है, मिलता जुलता है, उसी से नाम लिया है ना, डायफ्राम को दे जाने वाली फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो अगर उसमें कोई इंजरी होगी सर्वाइकल स्पाइन की वजह से किसी भी कारण से, तो क्या होगा, अब डायफ्राम उतनी ताकत से इंस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम कम हो जाए। कोई अनकॉन्शियस होकर के अनरेस्पॉन्सिव हो गया, ब्रीदिंग स्टॉप कर दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की किसी बीमारी में, या शॉक में पहले बेहोश हुआ फिर उसने सांस लेना बंद कर दिया, या कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी को, तो किसी भी सिचुएशन में अगर क्लाइंट ने सांस लेना कम कर दिया या बंद कर दिया, उस वक्त क्या आप ऑक्सीजनेशन से उसकी मदद कर पाएंगे? क्या क्या कहा? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? आपने तो ऑक्सीजन की बाढ़ लगा दी है, मगर वो बेचारा जो सांस ले ही नहीं पा रहा, या तो बिल्कुल नहीं ले रहा या इफेक्टिव नहीं ले रहा, वो कैसे उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाएगा? इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट की ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब मिनट वेंटिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जब मरीज प्रॉपरली सांस नहीं ले रहा होता है, तब हमें सिर्फ ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने से काम नहीं चल सकता है, हमें उसकी वेंटिलेशन में मदद करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? क्या डिफरेंस रहा? ऑक्सीजनेशन केवल उस आदमी को मदद करेगा जो अच्छे से सांस ले पा रहा है, या एटलीस्ट ही इज ब्रीदिंग। तो चलो वेंटिलेशन का आपके पास सामान नहीं है तो उसको ऑक्सीजन दे दो, कम से कम वो क्या कर रहा है, सांस लेगा तो वो अंदर जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। अगर जैसे ही आपको सुविधा मिलती है वेंटिलेटर पर लेने की या बाईपेप लगाने की या अम्बू करने की, तो आप उसको वेंटिलेशन में मदद करने लग जाओगे। यहाँ पर कोई अभी तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जिक्र नहीं आया, क्योंकि ये जो नेचुरल ब्रीदिंग होती है, नेचुरल ब्रीदिंग जो है ना, खुद सांस लेना है, ये सांस कैसी होती है? नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इस बारे में मैं आपको रिसेंट वीडियोस में ही बता चुका हूं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा, टाइम अपने पास लिमिटेड है। बहुत अच्छे से समझाया। नॉर्मल ब्रीदिंग मैं और आप जो कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन रटने वाले बच्चों प्लीज, अगर आपको याद नहीं रहा या भूल गए हैं तो वो वीडियो सर्च करके देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है दैट इज नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हम नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं इंट्राथोरेसिक कैविटी में और सांस को अंदर खींचते हैं। मेरे को रहा ही नहीं जाता समझाए बिना, ठीक है। अब किसी की अगर सांस इनएडिक्वेट है, ये तो मैंने बता दिया किन किन कंडीशन में आप ऑक्सीजनेशन करोगे, खुद से ब्रीदिंग है, भले ही बहुत अच्छी नहीं है लेकिन एटलीस्ट ब्रीदिंग है तो दे सकते हो। केवल और केवल FiO2 बढ़ाते हो, टाइडल वॉल्यूम में आप बदलाव नहीं कर रहे हो, उसका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहे हो, ना उसकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ में कैन नॉट चेंज और ऑल्टर टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि आपने तो सिर्फ ऑक्सीजन दे दी है ना।
सांस तो वो जितनी रेट से ले रहा है उतनी रेट से ही लेगा, भले ज्यादा ले रहा हो तो ज्यादा रेट से लेता रहेगा, कम ले रहा होगा तो कम रेट से लेता रहेगा। बट आप ना तो टाइडल वॉल्यूम को बदल सकते हो, ना ही आप रेस्पिरेटरी रेट को बदल सकते हो। अगर आप इन दोनों को ही नहीं बदल सकते, इसका मतलब आप उसके वेंटिलेशन में कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं। तो ऑक्सीजनेशन केवल लिमिटेड कंडीशन में काम करेगा। कब तक काम करेगा? जब तक पेशेंट खुद से ब्रेथ ले रहा है, खुद से सांस ले पा रहा है, तब तक। जैसे ही आपको पता चला कि पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, है ना, कब कब वेंटिलेशन में हेल्प मिलेगी? व्हेन पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, या तो बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है, या फिर एबनॉर्मल ब्रीदिंग। जरूरी नहीं है कि सांस लेना बिल्कुल बंद कर दे तभी आप उसकी वेंटिलेशन में मदद करो। इफ पेशेंट इज ब्रीदिंग एबनॉर्मली, मतलब गैस्प कर रहा है, सपोज गैस्प करने वाला पेशेंट आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, और ये आपको पता होना चाहिए। गैस्पिंग का मतलब आवाज थोड़ी डरावनी है, ऐसी निकलती है। आई हैव सीन मैनी पेशेंट जो, अगर कई पेशेंट इंटुबेटेड होते हैं वो भी गैस्प करते हैं तो आवाज नहीं आती उनकी। मेरी भी आवाज चली गई थी। एबनॉर्मल ब्रीदिंग को भी आपको नो ब्रीदिंग की तरह ही कंसीडर करना है। इस पॉइंट पर अलग से सवाल बन जाएगा। इसलिए कहता हूं बच्चों, एक भी शब्द आपको हल्के में नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि अरे यार ठीक है काम की बात आएगी तब हम ध्यान देंगे। हर एक चीज काम की, सिर्फ काम की बात बता रहा हूं क्योंकि एक तो टारगेट बैच है। एबनॉर्मल ब्रीदिंग को नो ब्रीदिंग की तरह ही आपको लेकर के चलना है। अगर कोई पेशेंट गैस्प करता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? जैसे कि पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग। आपको वही सब करना है जो आप तब करते जब पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं ले रहा होता। तो एबनॉर्मल ब्रीदिंग इज इक्वल टू नो ब्रीदिंग, पहला कॉन्सेप्ट। अब वेंटिलेशन में हेल्प करने का एक सीधा सीधा मतलब हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों PPV। अब आपकी कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो शुरू हो गई है। PPV का मतलब है पॉजिटिव, ऊपर चला गया क्या? नहीं गया, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इसको बोलते हैं हम PPV। इसका मतलब, अगर आपको, वैसे तो क्लियर दिख रहा है, मैं एक बार और फोकस कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी मरीज को वेंटिलेशन में अगर मदद करनी है तो कैसे कर सकते हो? सिर्फ एक तरीका है, वो है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब देखो एग्जामिनर की मर्जी है, वो इस पर कितना ही आपको घुमा सकता है। क्या ऑक्सीजनेशन में हेल्प करने के लिए या एड ऑन सर्विस करने के लिए, एड ऑन देने के लिए, हेल्प देने के लिए, इसमें ऑक्सीजनेशन में, क्या ऑक्सीजनेशन में हेल्प देने के लिए पॉजिटिव प्रेशर मैंडेटरी है या नहीं? काश आप सामने होते, मैं ही जवाब दूंगा, मैं ही सवाल करूंगा। मजबूरी है, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजनेशन में हेल्प हम बिना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के भी दे सकते। कैसे? ऑक्सीजनेशन में पढ़ा था ना, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन बढ़ाकर। शब्दों पर ध्यान दो। सप्लीमेंट्री होती है ना, एग्जाम में एक कॉपी भर गई, दूसरी कॉपी चाहिए, सप्लीमेंट्री आ गई ना। तो सप्लीमेंट्री का मतलब उसको सप्लीमेंट करेगी, एड ऑन करेगी। तो ऑक्सीजनेशन नेजल प्रोंग से, ऑक्सीजन मास्क से, वेंचुरी से, नॉन रीब्रीदिंग से, सबसे हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजनेशन को बेटर कर रहे थे बिना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के। लेकिन क्या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव किया जा सकता है? क्या 100% किया जा सकता है? फिर से सुन लो, शब्दों का खेल है लेकिन समझने का भी फेर है। समझ में आ गया
तो शब्दों से आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। ऑक्सीजनेशन बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि बिना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिए भी हम ऑक्सीजनेशन में मदद कर सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करके, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा दे करके, FiO2 को इंप्रूव करके। पहला पॉइंट। दूसरा, क्या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से इंप्रूव हो सकता है ऑक्सीजनेशन? यस, हो सकता है, होता है, 100% होता है। इसका मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोनों चीजों को ठीक कर रहा है, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। हम देख किसके लिए रहे? वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन में मदद करनी है तो एक ही तरीका है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। लेकिन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अब क्या कर रहा है? वेंटिलेशन में तो मदद कर ही रहा है, उससे ऑक्सीजनेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। नहीं सर, थोड़ा सा समझाओ और आसान बताओ भाई, सीधी सी बात है। जब आप किसी के वेंटिलेशन में मदद करते हो, जैसे कोई ब्रीदिंग अच्छे से नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा था, तो आपने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना शुरू किया। सर कैसे देते हैं, क्या होता है? सब आएगा बेटा, धीरे धीरे समझते चलो। पहले एक सीढ़ी चढ़ोगे तब अगली सीढ़ी पर पैर रखो, नहीं तो मुंह के बल गिर जाओगे। मैंने देखा है ऑनलाइन क्लासेस में वेंटिलेटर पर वीडियो पढ़ा रहे हैं, मैं लिटरली दुखी हो रहा था कि यार इतनी, मतलब जब आपका नॉलेज बहुत लिमिटेड होता है ना, तो आप मजबूरी में गलत चीजें पढ़ाना शुरू कर। अफसोस की बात क्या है, हजारों बच्चे उसको देख रहे हैं और वो तालियां बजा रहे हैं, बिकॉज उनको तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या गलती है। बच्चे तो जितना उनको पढ़ा रहा है वो उसको देख करके भी एकदम आंखें फटी हो रही, यार अच्छा ऐसे होता है क्या। उनको बेचारों को तो हवा ही नहीं लग रही है ना कि कहाँ गलती है और क्या चीज गलत है। तो मुझे अफसोस किस लिए होता है कि यार मेरे पास, मुझे सुनने वाले बच्चे बहुत कम हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे सुनते हैं, क्योंकि मैं नर्सिंग फील्ड से नहीं रहा। मतलब मैंने मेडिकल में सारा जो पढ़ाई लिखाई करी वो मेडिकल में रही है, और पढ़ाने में नर्सिंग में घुसा हूँ, वो मेरा पैशन है। तो लोगों को अभी मेरे बारे में पता भी नहीं है, और कुछ भ्रांतियां भी हमारे विरोधियों ने फैलाने की कोशिश करी। अरे इनको क्या पता सिलेबस क्या होता है, ये कैसे पढ़ा सकते हैं नर्सिंग में, जो कि एम्स एग्जाम्स ने, दिल्ली एम्स ने, कंबाइंड एम्स ने, GMCH ने, BHU ने, ऋषिकेश एम्स ने तोड़ के रख दी। वो भ्रांतियां खत्म हो चुकी हैं कि साहब नहीं, वो जो पढ़ा रहे थे वो सिलेबस नहीं था, हम जो पढ़ा रहे थे डे 1 से 2017 से वही असली सिलेबस था। ये साबित भी हो चुका है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट मेरी अभी मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि मेरी मेहनत भी लोगों को दिखने लगे। मैं आई एम नॉट बैगिंग, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन यही एक जरिया है। बिकॉज मैं जैसे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका मैंने होर्डिंग लगा दिया, या फिर उनको मैं, वो जब मिलने आते हैं वो मैं लोगों को बता सकता हूँ, मगर वो अप्रोच बहुत लिमिटेड है। आप जिनसे जुड़े हो, आप अपने ग्रुप में उन सब में कोशिश करो शेयर करने की। आपको ये पता है कि हाँ यार ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो कितनी सच है। आप उस चीज़ को अगर रियलाइज करते हैं तो उसको स्प्रेड करो, कि आप दूसरों को ये बताओ कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ ऐसे होती है, और वहाँ जो हजारों की भीड़ में जो चीज़ बताई जा रही है वो किस हद तक गलत है। मैं लाइव यूट्यूब पर बताऊंगा कहाँ मैंने जितना देखा उसमें कितनी गलतियां मैंने देख ली, वो मैं बताऊंगा आपको। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आपको ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन दोनों में मदद कर सकता है। कैसे? वेंटिलेशन इंप्रूव कर रहे हो, इसका मतलब आप कौन सी चीज को इंप्रूव कर रहे हो बच्चों? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। वेंटिलेशन का मतलब मैंने पहले की क्लास में आपको बता दिया, मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू हार्ट रेस्पिरेटरी रेट। क्योंकि मैं दूसरा फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूँ जो इसके साथ हमेशा नत्थी रहता है, नत्थी होता है ना, चिपका देते हैं। एक CVS का फॉर्मूला है जो बिल्कुल इसी की तरह होता है, वो होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आपको क्या करना है, जब भी, जितनी बार मैं इस फॉर्मूले का जिक्र करूं, मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेट रेट, आपको अपने मन में इसको रिकॉल करना है हर बार।
अच्छा, ये वाला इसके जैसे ही एक और फॉर्मूला था, क्या था? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये कैसे सेम है, 1 मिनट में बता दूंगा। ये आउटपुट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये आउटपुट है सीवीएस का, कार्डियक आउटपुट जो हार्ट का 1 मिनट में आउटपुट होता है। ये लंग्स का 1 मिनट में जितना आउटपुट होता है, ये हवा में डील करता है, ये ब्लड में डील करता है। इसमें वॉल्यूम जो है वो एक बार का, एक रेस्पिरेशन का क्या है? टाइडल वॉल्यूम। इसमें जो वॉल्यूम पंप कर रहा है एक बीट में, एक बार पंप करने पर, वो क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। ये 1 मिनट में जितनी बार ये इस काम को करता है उस रेट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। ये एक बार में 1 मिनट में जितनी बार उस पंप को रिपीट करता है उस रेट को बोलते हैं हार्ट रेट। तो यानी कि एक बार एक साइकिल का आउटपुट और इनटू रेट 1 मिनट के अंदर, एक साइकिल का आउटपुट इनटू रेट पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट के नाम अलग अलग है। हार्ट वाले आउटपुट का नाम सीधा सीधा कार्डियक आउटपुट है और इसका नाम मिनट वेंटिलेशन है। मैं पहले भी बता चुका हूं इसको, मैकेनिकल वेंटिलेशन मत समझना, इट इज मिनट वेंटिलेशन। यानी कि मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। अब देखो, मैंने जब आपको कहा कि हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से दोनों चीजें अपने हाथ में ले सकते हैं। क्या क्या चीजें? टाइडल वॉल्यूम भी हम हमारे हाथ में कि टाइडल वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकें, रेस्पिरेटरी रेट भी हमारे हाथ में होती है कि हमें कितनी रेस्पिरेटरी रेट रखनी है। इसका मतलब मैं इस मिनट वेंटिलेशन को कंट्रोल कर सकता हूं। डिवाइसेस काम आती हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उनके माध्यम से आई कैन कंट्रोल दिस थिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज मिनट वेंटिलेशन। कार्डियक आउटपुट की बात मैं सीवीएस में करूंगा, अभी मेरा फोकस केवल और केवल इस पे। लेकिन हाँ, अब या तो सीधे सीधे मान जाओ, नहीं तो मैं भी जैसे कई टीचर कसम दे देते हैं मुझे बड़ा फनी लगता है। आपको माँ बाप की कसम, मतलब वो बेचारे सही इंटेंशन में बोलते हैं लेकिन बहुत ही बचकाना लगता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं वैसे समझा देता हूँ कि अगर याद रखोगे तो फायदा सिर्फ तुम्हारा है, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा, है ना। तो जब मैं सीवीएस के बारे में पढ़ाऊं या कार्डियक आउटपुट की बात करूं, तब आप ये वाला फॉर्मूला रिकॉल करना कि अच्छा ये तो दो फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे, ठीक है ना। तो दोनों ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे आप। मिनट वेंटिलेशन को अगर मैं बदल सकता हूं तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देके मैंने क्या कंट्रोल में ले लिया अपने हाथ में? मिनट वेंटिलेशन। या तो मैं टाइडल वॉल्यूम को कम ज़्यादा करूंगा या रेस्पिरेटरी रेट को कम ज़्यादा करूंगा, और जितना मिनट वेंटिलेशन मुझे चाहिए वो मैं पेशेंट को डिलीवर करूंगा। क्योंकि ये मैं मशीन की मदद से या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस की हेल्प से ये करता हूं, तो इसलिए हम जब भी इस तरह का कोई काम करते हैं उसको नाम दे देते हैं बच्चों मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये जो वेंटिलेशन है असल में कौन सा है? मैकेनिकल वेंटिलेशन। नॉर्मल वेंटिलेशन कौन सा है जो मैं और आप अभी कर रहे हैं? वो कौन सा है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है या नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है? इट इज नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। वहां पर टाइडल वॉल्यूम, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, इस मैकेनिकल की बात नहीं, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 मान लो, 16 की रेट मान लो, 16 पंजे 80 यानी 8 लीटर पर मिनट मेरा मिनट वेंटिलेशन हो गया, मिनट वेंटिलेशन, राइट। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल्ड है, मशीन की मदद ली है, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, डिवाइस यूज करी है, तो उसको हम बोलते हैं मिनट वेंटिलेशन, जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के माध्यम से आपने अचीव किया है। और वो आपके हाथ में है कि आप टाइडल वॉल्यूम उसमें कितना रखोगे, रेस्पिरेटरी रेट उसमें कितनी रखोगे, वो सब आपके हाथ में है। अब मैं आपको जरा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता। बेसिक्स आप समझ गए कि मैकेनिकल वेंटिलेशन से हम असल में कंट्रोल किस चीज को कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम, है ना बच्चों। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोनों वैसे तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनकी असलियत में बताऊं ना, असलियत वो ये है बच्चों कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन भी हो सकता है। इसके अलावा हम मैनुअली,
है ना। मैकेनिकल का मतलब मशीन के थ्रू, और मैनुअल मतलब अपने हाथ पैर चला करके दे सकते हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, साइकिल आप पैडल मारते हो, साइकिल चलती है। मोटरसाइकिल में मोटर लगी हुई है, तो मैकेनिकल चीज है, वो मशीन उसको चलाती है। ठीक है साहब। अब देखो मैनुअल का एक एग्जांपल है, कौन सा? माउथ टू माउथ। मैनुअल का एग्जांपल अगर मैं देखूं तो माउथ टू माउथ। ठीक है। एक और एग्जांपल है बैग मास्क वेंटिलेशन, जिसका एक सिंप्लीफाइड जो वर्जन होता है वो होता है बच्चों अम्बू बैग। अम्बू बैग, ठीक है ना। जो मैनुअल वेंटिलेशन हम दे रहे हैं, अब इसको मैं मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलूंगा। देखो मैकेनिकल तो तभी बोला जाएगा जब मशीन का सहारा लिया जाता है, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूजुअली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मैकेनिकल वेंटिलेशन की ही फॉर्म में होता है। ये जो एग्जांपल है ना, ये आप ध्यान देना एक बात पर, ये केवल और केवल टेम्परेरी मेजर होते हैं। टेम्परेरी का मतलब जैसे सीपीआर चल रहा है, आपके पास में मैकेनिकल वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, आप बीएलएस प्रोवाइड करा रहे हो, बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो आप क्या करोगे? माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ का मतलब जो मैं बता चुका हूँ बीएलएस में, कि नाक बंद कर लेते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं, और ब्रेथ देते हैं, 2 ब्रेथ देते हैं, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करके, 2 ब्रेथ, 30 30 अनुपात 2, 30 अनुपात 2। तो कौन सी सांस देना? माउथ टू माउथ। लेकिन क्या वो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का एग्जाम्पल है या वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का एग्जाम्पल है? 100% वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन वो मैकेनिकल नहीं है, दैट इज मैनुअल। मैनुअल का मतलब हाथ पर मुंह चला रहे हो ना, नाक बंद करी हाथ से, मुंह से सांस दी है उसको, इसका मतलब इट इज मैनुअल। मैकेनिकल का मतलब जब ये काम आप मशीन से करवाते हो। तो मशीन हमारे पास जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मशीन है वो दो है बच्चों, एक तो है NIV और एक है बच्चों इन्वेजिव वेंटिलेशन। इस तरीके से आपको आज तक किसी क्लास में, किसी कोचिंग में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया गया है, बिकॉज ये नहीं पढ़ा सकते। इतना बेसिक, इतना डेप्थ, इतनी डिटेल नॉलेज उनको नहीं है। और ये नॉलेज अब इतनी ज़्यादा काम की है कि इस नॉलेज के बिना नॉरसेट में सफल होना सिर्फ और सिर्फ झूठा सपना है। सपना तो है ही, सपना भी झूठा है, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना, इस पर इतने ज़्यादा सवाल बेस्ड होंगे, या तो सीधे सीधे या तो इनडायरेक्ट, इस प्रिंसिपल पर, इस कॉन्सेप्ट पर अगर ये आपने नहीं सीखा तो आप उन क्वेश्चन के सवालों के जवाब दे ही नहीं पाओगे, या गलत दे कर गए। अब देखो अंबू की फुल फॉर्म आपने रट ली, आप सोच रहे हो बस अब तो हमने, मतलब क्या बोलूं मैं, अपने हमने मतलब पता नहीं क्या गढ़ जीत लिया हमने, पता नहीं क्या लठ गाड़ दिया कहना चाहिए। अंबू बैग की फुल फॉर्म भैया ठीक है मालूम होनी चाहिए, लेकिन अंबू बैग की फुल फॉर्म मालूम होकर के ये मत समझना कि सब वेंटिलेशन तो हम देख लेंगे, अब तो कुछ भी आ जाएगा, तो वो बहुत छोटी चीज होगी। पहले उससे काम चल जाता था, अब नहीं। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, या तो आप मैनुअली दे सकते हो पॉजिटिव प्रेशर, या आप मशीन की मदद से दे सकते हो। मशीन की मदद से देंगे तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैनुअली दोगे हाथ पैर चला करके तो मैनुअल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। मैनुअल के एग्जांपल माउथ टू माउथ, जब आप मुंह से देते हो, जो मैंने CPR BLS में बताया है। बैग मास्क का मतलब होता है एक अंबू भी एक बैग मास्क का ही एग्जांपल है। बैग मास्क में लेकिन जैसे पहले हम जो OT में इस्तेमाल करते थे ना, उसको बोलते थे, जो मेरे तो दिमाग से स्लिप हो गया, बहुत आजकल के अंबू इतना कॉमन हो गया, मेरे पास रखा हुआ भी है। जस्ट स्लीपिंग, नाइट ड्यूटी करके आता हूँ ना, कुछ एक आध टर्म स्लिप हो जाता है। बच्चों को पता होगा, वो बच्चे भी मुझे बता देते। OT में जिसको यूज करते थे ना, एक सेकंड दे दो मुझे, जो 3 तरह का होता है, टाइप E, टाइप C और बेंच सर्किट। मैं कह रहा हूँ
ये तो मेरे लिए जैसे मतलब बेंच सर्किट मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे लैरिंगोस्कोप और एंडोट्रेकियल ट्यूब है ना, लेकिन नाइट ड्यूटी के बाद में कुछ कुछ चीजें स्लिप हो जाती हैं। तो बेंच सर्किट जो होता है ना, बेंच है ना, बेंच सर्किट, ये एडल्ट और बच्चों में थोड़ा अलग अलग होता है। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, डिटेल में एनेस्थीसिया के टाइम पर हो सकता है थोड़ी डिटेल में बताऊं इसकी, लेकिन अभी आप बस ये मान लो कि बैक मास्क वेंटिलेशन होता है। बेंच और अम्बू, ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। बेंच सर्किट के लिए मुझे थोड़ा सा क्योंकि आज अभी रोहित सर की तबीयत ठीक नहीं थी, आज आए नहीं है। अम्बू तो दिखा दूंगा, बेंच ड्यूरा दिखा दूंगा, है ना। तो बेंच सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, मास्क तो लगा रहता है पेशेंट के मुंह पर, ठीक है, जैसे अम्बू में होता है। एक हाथ में हमारे पास वो बैग होता है जिसको हम दबाते हैं, बैग मास्क। तो बैग होगा, एक मास्क होगा, और उससे हम वेंटिलेट करेंगे। तो क्या होता है, बैग तो होता है इस हाथ में, मास्क होता है पेशेंट के फेस पर, और बैग दबाते हैं और वो ट्यूब जो कनेक्ट होती है उससे मास्क में हवा जाती है और मास्क से पेशेंट के चेस्ट के अंदर। तो मास्क जो होता है ना वो तो इस हाथ में, बैग जो है उस बैग में एक तो ऑक्सीजन का सोर्स पीछे से कनेक्ट हो रहा होता है, और एक ट्यूब उसमें से निकल करके मास्क में जुड़ी हुई होती है। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेंच सर्किट जो है वो भी एक एग्जांपल किसका है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का है, और वो भी मैकेनिकल या मैनुअल। मैनुअल क्यों मैनुअल, क्योंकि हम हाथ से उसको दबा रहे हैं। अम्बू में, अम्बू की फुल फॉर्म आपको पता होगी, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, है ना। आर्टिफिशियल है लेकिन मैकेनिकल नहीं है, हर आर्टिफिशियल चीज का मतलब मैकेनिकल नहीं होता। आर्टिफिशियल है, मैनुअल है। देखो नाम क्या क्या आ रहा है ना, मैनुअल मतलब हाथ से करने। मोटरसाइकिल पहले मैनुअली किक से स्टार्ट होती थी, आजकल इलेक्ट्रिक स्टार्ट आती है, बटन दबाओ और चालू हो जाती है। तो मैनुअल और मैकेनिकल ऐसे होता है ना, ये मैनुअल है। ब्रीदिंग यूनिट है सब, ब्रीदिंग के लिए काम आ रही है, तो ब्रीदिंग यूनिट, ठीक है। तो अम्बू बैग का मतलब होता है एम्बू, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, जो कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें हम मैनुअली पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। अब अपन खेलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा एक ही इंस्ट्रूमेंट से खेलना है, और जूम करूंगा मैं आपको, आई मीन कैमरे को। एक ट्यूबिंग रखी है मेरे पास जो आपको समझा देगी कि कैसे इसमें ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं। घबराना मत, मैं यही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, और मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे। एनीवेज, हियर आई एम। तो मैं ये लेने गया था ट्यूब, अब मैं ज़रा कैमरे से खेलता हूँ थोड़ी देर। अम्बू को देख लो, इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसका कॉन्सेप्ट, इसका प्रिंसिपल, ये कैसे काम करता है। खाली डायग्राम दिखा करके और इमेज बेस्ड क्वेश्चन करा दिया और ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये अपन ने फोकस भी कर। अब आ, ये राइट लेफ्ट हो जाता है सामने। बेसिकली देखो, ये तो है बच्चों मास्क, ये फेस, सॉरी, ये फेस मास्क, ठीक है ना। ये इसका नोज वाला पार्ट है, ये इसका लिप या चिन पर जो आएगा, लिप के नीचे आएगा वो वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है ना। ये नोज, ये लिप वाला। तो ये मास्क बाईपैप में भी काम आता है, जिसको हम एनआईवी, अभी बताऊंगा मैं आपको, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में भी ये मास्क काम आता है। और ये मास्क कई तरह के हो सकते हैं। एक सेकंड और तो मैं आता हूँ, मतलब मास्क पड़े हैं मेरे को, मेरे पास, तो मैं वो दिखा देता हूँ, है ना। वो कई तरह के हो सकते हैं। तो ये जो मास्क मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये टिपिकली एनआईवी वाला मास्क है, जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या बाईपैप में जो काम आता है। मैं बाईपैप के साथ में भी बता दूंगा, लेकिन ये वो मास्क है जो बाईपैप में भी काम आता है। तो लगभग लगभग देखो सामने से ये अलग से ऊपर लगा हुआ है इसके, अदरवाइज तो सेम सेम से है। तो ये आपका फेस मास्क है, सॉरी ये वाला, और ये इसके इस मास्क वाली यूनिट से कनेक्ट हुआ है पेशेंट एंड पर। ये अपन को लगाना होगा, कैसे लगाएंगे, ये यूं पकड़ेंगे, वैसे मैं डमी में दिखा देता हूँ आपको।
डमी को सेट मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा इमेजिन कर लो, मेरे पास आज मैन पावर की थोड़ी कमी है। ये देखो, ये मास्क हो गया, ये पेशेंट का या डमी का ये नोज वाला हैंड होगा, ये वो होगा। अपन सी या ई करके इसको करते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे, नहीं तो जॉ थ्रस्ट करके रखेंगे। तो ये जो है ये वाला मास्क हो गया, फेस मास्क जिसको कह सकते हैं, ये वाला। ये जो है, जो देखो इसका एक खास बात क्या है, ये डिफ्लेट कर दिया मैंने, और ये देखो डिफ्लेट किया, और ये डिफ्लेट किया, ये पूरा डिफ्लेट कर दिया, पूरा पिचका दिया, है ना। फिर भी ये तो ये क्या है, ये जो बैग है, देखो बैग मास्क मैंने अंबू अलग से लिखा है, और बैग मास्क में मैंने बेंच सर्किट का एग्जांपल दिया था। तो ये जो बैग है ना, ये बैग अपने आप में स्पेशल बैग है। इस बैग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। अब आपको वैसे लिखा हुआ पढ़ने की रटने की आदत है, मैं कह रहा हूँ सुन करके भी याद रखा जा सकता है। मैं लिखूंगा बोर्ड पर, टाइम ज़्यादा लगेगा, और लिख भी दूंगा मैं, बट ऐसा नहीं कि जब तक लिख नहीं दूंगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे कि सर बोलने से क्या होता है, बोलने से थोड़ी सुनते हैं। मूवी देखने जाते हो, कोई लिख के बताता है क्या? पूरी कहानी याद रहती है आपको, एक सीन क्या था, उसके बाद क्या था, हीरो ने कैसे किक मारी थी, कैसे हवा में उड़ा था, कई बार वो मतलब हीरोइन ने किस किया था, तो वो आपको यू रिमेम्बर, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। तो अब आप एडल्ट हैं, इतना तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ें हम जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको आप याद रखते हैं। तो इन्वॉल्व हो जाओ कि आप डमी के सामने या क्लाइंट है आपके सामने, एंड यू आर डूइंग दिस, जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर रहे हो। तो जरूरी नहीं जब तक लिख नहीं दूंगा तब तक आप उसको नहीं बता सकते। ये जो बैग है दैट इज सेल्फ इन्फ्लेटिंग। ये डिफ्लेट मैंने कर दिया, ये इन्फ्लेट खुद से हो गया, ये डिफ्लेट किया मैंने, इन्फ्लेट खुद से हो गया। तो सेल्फ का मतलब अपने आप, इन्फ्लेट का मतलब इन्फ्लेट हो जाना, इन्फ्लेट का मतलब फूलना होता है, डिफ्लेट का मतलब पिचकाना। तो सेल्फ डिफ्लेटिंग नहीं है, ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग है। क्यों? क्योंकि खुद से डिफ्लेट नहीं होगा, डिफ्लेट मुझे करना पड़ेगा हर बार। ये देखो डिफ्लेट किया मैंने, और ये सेल्फ इन्फ्लेट हो गया। ये अम्बू बैग की बहुत बड़ी खासियत है, और हर अम्बू बैग में ये क्वालिटी होती है। जब तक ये क्वालिटी नहीं होगी हम उसको अम्बू बैग नहीं बोल सकते। अम्बू बैग डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि उसमें सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मास्क, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। यहाँ दो तरह के वॉल्व होते हैं, इसके डिटेल में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। पिछले बैच में कुछ बच्चों ने क्यूरोसिटी अलग से बताई थी कि सर पीप वाल्व कौन सा होता है, फिश माउथ वाल्व कौन सा होता है, वो दोनों यहाँ पर होते हैं। तो वो मैं ऑफलाइन में या जिसको क्यूरोसिटी होगी उसी को बताऊंगा, बिकॉज इस पर सवाल पूछे जाने की संभावना कम है। पहले तो आपसे अम्बू को पहचानवाएगा कि ये अम्बू बैग कौन सा है या ये डिवाइस कौन सी है, पहले तो आप वो जान लो। फिर इसके पार्ट्स कौन कौन से, तो पार्ट्स में भी मेजर पार्ट ये मास्क, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, और ये होता है बच्चों रिजर्वॉयर बैग। ध्यान रखना, ये वाला बैग है वो रिजर्वॉयर बैग है, इस बैग की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये वाला बैग, दिस इज रिजर्वॉयर बैग। तो अभी ये पिचका हुआ है, लेकिन ये फूल जाएगा। कब फूलेगा? जब हम इसमें ऑक्सीजन का सोर्स कनेक्ट कर देंगे। और देखो ऑक्सीजन का सोर्स कनेक्ट करने के लिए आपको मैं दिखाऊंगा ये चीज़, ये थोड़ा एंगल देखो, मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं जूम और करके देखूं, लो अब आपको शायद थोड़ा और बेटर दिखेगा। तो कहाँ गया, ये रहा। नाउ यू कैन सी दिस। अब तो देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, मैंने कंट्रास्ट के लिए मेरे पास इसको, यू कैन सी, देखो ये एक कनेक्शन के लिए पोर्ट या प्रोब निकला हुआ है, ये वाला, ये दिस है ना। इसमें अपन ऑक्सीजन का सोर्स कनेक्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन का सोर्स यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते। तो ये ऑक्सीजन का सोर्स एक तो यहाँ कनेक्ट हो गया, ये रहा, है ना। और इसका जो दूसरा एंड है वो हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। सप्लाई का मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है, या फिर वो जो हॉस्पिटल के अंदर सेंट्रल सप्लाई है वो हो सकती है। तो ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ये एंड आपका कनेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन सोर्स में, और उससे इसमें ऑक्सीजन आती रहेगी।
फ्लो अपन को 15 लीटर रखना है, या मैक्सिमम फ्लो जितना आप रख सकते हो उतना रखना है। उसके बाद ये सेल्फ इन्फ्लेटेबल बैग है वो पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा और इन्फ्लेट ही रहेगा। अब इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरी शक्ल देख लो, बहुत देर से नहीं देखी, बेचैनी हो जाती है आपको, मुझे पता है, पर आवाज़ ही आवाज़ दिख रही थी। देखो अब आपको पूरी असेंबली दिख रही है ना, कि ये कहाँ रच गया, ये ऑक्सीजन का सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया। ये जो तो मैं सामने देख सकता हूँ, हाँ ये जो है ना सेल्फ इन्फ्लेशन बैग, ये इन्फ्लेट हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी 2600 ml है, 2000 का भी हो सकता है, 1600 ml का हो सकता है, अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। एवरेज 2 लीटर का आप मान लो। ये इन्फ्लेटेड रहेगा, इसका फ़ायदा ही होगा बच्चों। देखो यहाँ जो वाल्व होते हैं ना, वो इसको यूनी डायरेक्शनल बनाते हैं, है ना। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि इस इस बैग के अंदर ये वाली हवा जो है ना, जो एक्सपीरेशन में छोड़ेगा पेशेंट अपने एंड पर, वो इस बैग में नहीं जाएगी। ऐसा ये फिश माउथ वॉल्व है, देखो इसके अंदर है, बट ये तो आपको मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रक्चर, मैं फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम जूम करके दिखाता हूँ। हाँ 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 हाँ, देखो देखो देखो, एक मिनट। हाँ? मैं जब इसको इन डिफ्लेट करूंगा देखना, ऐसा लगे ना मछली का मुंह खोल दिया हो ऐसे, देखो ये देखो, या बतख की चोंच, थोड़ा तो हिलेगा, लेकिन आप देखो इसको, देखो अब मैंने बहुत अच्छे से बिना हिलाए दिखाया आपको। यू कैन सी, जब मैं डिफ्लेट करता हूँ इसको, तब ये ओपन हो जाता है और खुद से बंद हो जाता है। ये देखो खुला, और जैसे ही हवा बाहर जाना इसमें से बंद हुई, ये बंद हो गया, और बाद में ये इन्फ्लेट हो रहा है। जो सेल्फ इन्फ्लेशन बैग है ना ये वाला, ये इन्फ्लेट हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, वो तो मैंने आपको दिखा दिया ना? इसको बोलते फिश माउथ वॉल्व जो था ना, ये वाला, ये देखो जो मैंने आपको जूम करके दिखाया था, ये क्या करेगा, ये यूनी डायरेक्शनल रखता है। मतलब इसके अंदर 100% ऑक्सीजन भरी हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर से जो आ रही है, तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की प्रोवाइड कराएगा पेशेंट के इंस्पिरेशन में, देखो ये इंस्पिरेशन में। और एक्सपिरेशन के लिए जो वॉल्व होता है, ये जो साइड में जो वॉल्व है, इसको हम पीप वॉल्व बोलते हैं। पीप, PEEP, क्या बीमारी है क्या भला है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और यहाँ पर भी एक यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है, यहाँ पर भी ये वाले एंड पर। ये क्या करता है, ये भी इस जो बैग में जो एयर आती है उसको इधर नहीं जाने देगा, और केवल अंदर की तरफ ही हवा आने देगा। और इस मैकेनिज्म से ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग होता है। ये बना ऐसे मटेरियल से है कि ये इन्फ्लेट हो जाता है, इसलिए इसको हमने सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोला था। तो अम्बू के स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, इसको हम ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स बोल देते हैं, जो मैंने जूम करके पहले दिखाया आपको, जहां ऑक्सीजन का हम कनेक्शन, ऑक्सिलरी का मतलब एडिशनल। तो एक तो रूम एयर से भर रहा है, अभी जैसे मैं इसको इन्फ्लेट कर रहा हूँ, तो ये किससे, रूम एयर से भरा। भाई इसमें जो इन्फ्लेशन के लिए हवा आ रही है, वो कौन सी आ रही है, एनवायरमेंट वाली। अभी एनवायरमेंट की आ रही है। अब अगर मैंने इसको एडिशनल ऑक्सीजन के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ये ऑक्सिलरी सोर्स बन गया। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहा, प्योर ऑक्सीजन, मतलब 100% ऑक्सीजन लेकर के इस बैग में भर के रख रहा है, और इस बैग से आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है। तो इसका मकसद सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम अमाउंट डिलीवर करना। इसको आप बिना इसके भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको क्लोज करना पड़ेगा आपको, है ना। ये जब मान लो ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है, वो जो रिजर्वर बैग है वो तभी लगाओगे ना जब ऑक्सीजन है। मान लो आपके पास में ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है, तो इस रिजर्वायर बैग से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको इन्फ्लेट होने में और थोड़ा टाइम लग रहा है उल्टा। ये आप डायरेक्ट खोल दोगे ना, तब भी ये जल्दी इन्फ्लेट हो जाएगा, लेकिन तब आपको केवल और केवल रूम एयर, यानी कि जो एनवायरनमेंट की एयर है उसी पर आप वेंटिलेट कर सकते हो। आप ऑक्सीजन का सोर्स अगर लगाते हो, तो आप इस रिजर्वायर बैग को भी कनेक्ट करके रखो। एग्जामिनर केवल इतना दे करके भी पूछ सकता है ना, ये लगा करके भी पूछ सकता है, ये तीनों चीज लगा करके भी पूछ सकता है, और ये सोर्स के साथ में भी आपसे पूछ सकता है। अम्बू बैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर
वेंटिलेशन, जिसको हम मैनुअल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। तो आई थिंक अंबू बैग में स्ट्रक्चर दिखा दी, मैकेनिज्म में आपको समझा दिया है, और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो अंबू में क्या है, पॉजिटिव प्रेशर बहुत ही आसान है। जब हम उसको डिफ्लेट कर रहे हैं, ये जो बैग को, ये हमने टाइट सील जैसे मुंह फेस पर इसको रख दिया, नोज और फेस वाले पार्ट को, फिर सी और ई से हमने टाइट कर लिया, हेयर टिल्ट चिन लिफ्ट कर दिया। अब जब हम उसको सांस दे रहे हैं तो ये इसके डिफ्लेट होने की वजह से यहाँ पर हवा प्रेशर जनरेट कर रही है, पॉजिटिव प्रेशर पेशेंट के एयरवे में और ओरोफेरिंजियल सब जगह, फेरिंग्स में भी। तो इसलिए हम जब पॉजिटिव प्रेशर अगर लगा रहे हैं तो इस वेंटिलेशन को ऑब्वियसली हम क्या नाम देंगे बच्चों, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नाम देते हैं। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, मैकेनिकल वेंटिलेशन और मैनुअल वेंटिलेशन। मैनुअल में माउथ टू माउथ, आपको पता है कैसे करते हैं। बेंच सर्किट मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, बेंच में कुछ भी नहीं है, ये मास्क, ये मान लो जैसे ये अंबू है ना, तो ये अंबू को ये तो डायरेक्टली ऐसे टच है ना, यहाँ से एक पाइप इस मास्क को अगर अटैच करे और मैं इसको ऐसे करके, मान लो ये तो मैंने पेशेंट को फिट कर दिया, ये मेरे हाथ में है, और एक पाइप इससे और इसको कनेक्ट कर रही है। और ये बैग ऐसा नहीं होता, वो बैग एकदम वो सेल्फ इन्फ्लेटेबल बैग नहीं होता है। जो अंबू जो बेंच सर्किट का बैग होता है ना, वो नॉर्मल बैग है, पिचकाओगे तो पिचक जाएगा, और वो दोबारा तभी फूलेगा जब वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है ना, वो जब उसको भर देगी, उसमें भर जाएगी, तभी वो इन्फ्लेट होगा। दैट इज नॉट सेल्फ इन्फ्लेटेबल, वो हवा से, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं भी है तब भी ये बैग इन्फ्लेट होगा। दिखाऊं, ये मैंने हटा दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई मैंने अभी आपके सामने हटा दी, और अब मैं इसको पिचका रहा हूँ, ये सेल्फ इन्फ्लेट हो रहा है। तो इट इज सेल्फ इन्फ्लेटेबल। बेंज में ये मास्क अलग होता है, ये बैग जो होता है, गुब्बारा जिसको बोलते हैं, बलून बोलते हैं, वो हाथ में रहता है, उसको दबाते हैं और वो सांस अंदर जाती है। बेंज सर्किट जो है ना, वो बैग मास्क वेंटिलेशन के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। दैट इज नॉट अ गुड चॉइस। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इतनी लंबी चौड़ी उसमें पाइप और ट्यूब लगे हुए हैं कि आप पेशेंट के एंड पर, यानी कि मास्क जहां आपने लगा रखा है ना, वहां वॉल्यूम को पहुंचाने के लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। इतने लंबे पाइप हैं, अननेसेसरी उसमें डेड स्पेस बढ़ जाता है, तो वो एक अच्छी चॉइस नहीं है। इसके अलावा बैग मास्क बेंच के अलावा भी एक तरीका है, जैसे आप माउथ टू माउथ दे रहे हो, मेरे पास ना तो अंबू है और ना ही मेरे पास बेंच है, तब भी मैं बैग मास्क दे सकता हूँ। वही डमी को मैंने जैसे, या क्लाइंट को हेयर टिल्ट चिन लिफ्ट किया, अब नाक बंद करके मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ देने की बजाय मैं क्या करूँगा, मास्क लगाया, एटलीस्ट मेरा मुंह झूठा तो नहीं होगा, लिप टू लिप मुझे कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा ना। कई लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगता है सीपीआर देते टाइम, या स्पेशली बीएलएस, जब आप आउट ऑफ हॉस्पिटल सिनेरियो में हैं, तो फीमेल है, यंग है, तब तो होड़ मच जाती है कि नहीं मैं ब्रेथ, फिल्मों में भी दिखाया होगा आपने। लेकिन कोई बेचारा 80 साल का है, बुजुर्ग है, थोड़ा सा ऐसे कपड़े बहुत अच्छे नहीं पहन रखे हैं, तो अरे यार मैं माउथ टू माउथ नहीं दे सकता, चेस्ट कंप्रेशन कर दूंगा मैं, फिर वहाँ पर कंपटीशन चेस्ट कंप्रेशन का, नहीं नहीं आई विल गिव चेस्ट कंप्रेशन। तो ऐसी कंडीशन में आप उस हेजिटेशन से बचने, भाई आप किसी की जान बचा रहे हो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि साहब माउथ टू माउथ, नहीं 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 मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। लोगों को तरह तरह की दिमाग में आती है, झूठा हो जाएगा। तो एक और मास्क आता है जो मेरे पास है, लेकिन अभी मैंने रखा नहीं उसको, बट यू कैन अंडरस्टैंड, इससे भी आप समझ सकते हो। तो आपने मास्क लगाया और मास्क में इससे आपने पॉजिटिवली फूंक मार करके उसको वेंटिलेट कर दिया। तो ये बैग मास्क वेंटिलेशन भी आप मुंह से कर सकते हो, जैसे माउथ टू माउथ आपने दिया ना, वैसे ही आप बैग मास्क के इस्तेमाल से फूंक मार करके पॉजिटिव प्रेशर आप दे सकते हो। ये सारे ही तरीके हैं वो किसके हैं बच्चों, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के, और वो भी कौन से वाले, मैनुअल वाले। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, नई चीज़ें सीखी हैं, अंबू बैग को बहुत डिटेल में देखा है। अगली क्लास मेरी मैकेनिकल वेंटिलेशन पर होगी, जो कि एक टाइप होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का। उसमें दो चीज़ें आती हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जिसको हम बाईपैप के नाम से जानते हैं,
और इन्वेसिव वेंटिलेशन जिसको हम वेंटिलेटर के नाम से जानते हैं। पाइपैप और सीपैप असल में एनआईवी की दो टाइप है, वो अगली क्लास में ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ऑफलाइन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, ईश्वर की कृपा रही तो रिजल्ट हर बार की तरह इस बार भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे, लेकिन आपके एंड पर आपकी ओर से जो मेहनत है उसमें कमी मत आने दो। और आपको कोई भी टॉपिक कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत कंफ्यूज करती है, परेशान करती है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक पर क्लास लेनी है क्या, या मैं आपको बता दूंगा कि भाई हमने क्या प्लान कर रखा है कि इसके बाद एनेस्थीसिया की क्लासेस होंगी। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है, शौक के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है, शौक पूरा नहीं हुआ अभी, कुछ लाइव क्लासेस ली थी लेकिन अपन ने ऐप पर अभी पूरा नहीं कराया, उसको भी अपन फिनिश करेंगे। तो कोई टॉपिक ऐसा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको या तो बता दूंगा कि कब हमने उसको पढ़ाने का प्लान किया है। अगर कोई मिस हो रहा होगा तो उसको इंक्लूड करेंगे, नॉर सेट के लिए वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, है ना, और पढ़ना बंद नहीं करना। थैंक यू गाइस।